दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी। मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स और किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट एक्चुअली में करके देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कंपनी को कभी भी जो है बिजनेस करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए उसको फंड्स का ज़रूरत होता है। कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स क्या हो गए? कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हो गए, सपोज आपका एक फैक्ट्री है, आप ऑलरेडी दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हो, आप एक न्यू फैक्ट्री मुंबई में खोलना चाहते हो, तो एक न्यू फैक्ट्री खोलने के लिए आपको ढेर सारा फंड का ज़रूरत होगा, पैसे का ज़रूरत होगा। ठीक है, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप सपोज आपका एक प्लांट एंड मशीनरी इट इज़ अबाउट टू एंड इट्स यूज़फुल लाइफ, वो अपना यूज़फुल लाइफ के एंड में आ चुका होगा, उसको रिप्लेस करना है आपको, तो फिर से आपको ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा इन ऑर्डर टू एक्वायर अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा। तो दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स एक ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहा जा रहा है जहाँ पे बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। और इतने सारे पैसे कंपनी जो है वो दो तरीके से इसको रेज कर सकता है मार्केट से। ठीक है, एक या तो वो अपना खुद का पैसा यूज़ करेगा जिसको हम लोग ओनर्स फंड्स बोलते हैं, और या फिर दूसरा जिसमें वो मार्केट से क्या करेगा, लोन लेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग लोन फंड्स बोलेंगे, यानी कि बोरोड फंड्स बोलेंगे। तो ओनर्स फंड्स को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट इक्विटी। जबकि लोन फंड्स को हम लोग बोरोड फंड्स या फिर डेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ओनर्स फंड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ओनर्स फंड्स के इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हो गए तीन, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आर द इंटरनली जनरेटेड फंड्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द कंपनी जैसे जैसे बिजनेस कर रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा पैसा over a period of time forms part of the reserves and surplus of the company. It is also a part of the owners funds. इसके अलावा इक्विटी शेयर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा, तो ये सारा इक्विटी का पार्ट होता है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दीज आर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको क्या करेगा, लॉन्ग टर्म फंड्स आपको प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन हम लोग को पता है कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे उसके बदले में हमें कुछ पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इक्विटी को रेज करने के लिए, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है। इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन द सेम वे डेट को भी रेज करने के लिए, यानी कि लोन लेने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो उस कॉस्ट को हम लोग दीज कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, द कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कौन सा सोर्स में कितना कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होता है और कैसे उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो लेट अस बिगिन विथ आवर डेट। ठीक है, चलिए डेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेट के बगल में मैंने KD लिखा है बिकॉज इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म, मतलब ये एक टर्म है जो कि डेट को डिनोट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो KD स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ डेट। तो डेट का कैलकुलेशंस, अच्छा सबसे पहली बात मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डेट का कैलकुलेशन इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट कॉस्ट। बिकॉज जब भी आप बोरो करोगे किसी से पैसा मार्केट से, ठीक है, लो, चाहे आप बैंक से पैसा उधार लो या आप डिबेंचर्स मार्केट में इशू करो, विच आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग ऑफ डेट। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यू विल हैव टू पे सम इंटरेस्ट बिकॉज आप लोन ले रहे हो मार्केट से। तो जब आप लोन ले रहे हो किसी से तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरा आदमी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वन इज प्री टैक्स टर्म्स एंड द अदर वन इज पोस्ट टैक्स टर्म्स। प्री टैक्स टर्म्स मतलब वी विल नॉट कंसिडर द टैक्स इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। तो सिंस इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी विल सेव
मनी ऑन टैक्स, ठीक है, वो टैक्स सेव कर पाएगा एज द इंटरेस्ट कॉस्ट गोज अप, बिकॉज जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है, बिजनेस इनकम है, वो तो घटेगा, और सिंस आपका टैक्सेबल बिजनेस इनकम घटेगा तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स को कम देना पड़ेगा, तो टैक्स सेविंग जनरेट करेगा, ठीक है। तो जैसे एज द इंटरेस्ट कॉस्ट गोज अप द टैक्स सेविंग पार्ट इंक्रीजेस। हम लोग इस बात को इग्नोर करने वाले हैं, द टैक्स इफेक्ट ऑफ द डेट हम लोग इग्नोर करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्री टैक्स टर्म्स। प्री टैक्स टर्म्स में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे केडी को, तो वी आर सिंपली इग्नोरिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, द टैक्स इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट रादर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्री टैक्स टर्म्स में। प्री टैक्स टर्म्स में केडी का फॉर्मूला हो गया, केडी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आई क्या है, आई स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट कॉस्ट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। एनपी क्या है, एनपी स्टैंड्स फॉर द नेट प्रोसीड्स। नाउ व्हाट इज दिस नेट प्रोसीड्स, ठीक है, एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। तो आई हैव फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, मैंने डेट के केस में मैंने अज्यूम किया है कि द कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स को मैंने अज्यूम करके मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहा एनपी को। तो चलिए देखते हैं, तीन अलग अलग केसेस यहाँ पे राइज करेगा। केस 1 where debentures are issued as at par, second where debentures are issued at premium, and the third one is when debentures are issued at a discount. Now what are these terms, par, premium, discount, ये होता क्या है? आप लोगों को पता होगा कि every financial instrument has got a face value which is also called as the nominal value. If the debenture भी एक financial instrument है, तो वो अगर उसको अगर मार्केट में हमने बेचा, हमने इशू किया at a price which is exactly equal to its face value, that is the nominal value, then it is said that the debentures are issued at par. मान के चलिए जैसे कोई डिबेंचर है, उसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, आपने उसको बेचा और आपको एग्जैक्ट 100 रुपया मिला, ठीक है, 100 रुपीज, नॉट अ पेनी मोर और नॉट अ पेनी लेस। तो इन दैट केस ये जो हम लोग को एग्जैक्ट 100 रुपीज मिल रहा है, जितने का वो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह का इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। अगर हमें 100 रुपीज वाला डिबेंचर को हमने सपोज 150 रुपया में बेचा और हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, तो ये जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, इट इज दिस 50 rupees is called as premium, and the issue of debentures in this case will be called as issue of debentures at a premium. And the third one is where debentures are issued at a discount. Suppose 100 रुपीज वाला जो फेस वैल्यू वाला डिबेंचर्स है, उसको हमने बेचा और हमें उसमें 100 से कम अमाउंट आया, तो सपोज 90 रुपीज में हमने उसको सेल किया, मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर बिकम्स 90 रुपीज। इन दैट केस वो जो 10 रुपीज हम लोग को कम मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट, ठीक है, ये डिस्काउंट वाला अमाउंट है 10 रुपया, एंड द इशू ऑफ डिबेंचर्स बिकम्स द इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। तो हैविंग सेड दैट, लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि व्हाट आर द मतलब हम लोग जब डिबेंचर्स को इशू करेंगे एट पार, तो हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स एंड सो ऑन। तो व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, द नेट प्रोसीड्स विल बी इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग आप लोग समझ लो कि फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, where debentures are issued at premium, net proceeds is equal to face value plus premium minus flotation cost. और केस 3 जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, that is where debentures are issued at a discount, तो net proceeds is equal to face value minus discount minus flotation cost. Here flotation cost refers to the brokerage, commission or any other expenses incurred in relation to the raising of funds, ठीक है। कोई भी, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट के थ्रू, शेयर सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू जब आप डिबेंचर्स इशू करोगे, तो आपको यू नीड अ ब्रोकर, ठीक है, आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा, तो ब्रोकर विल चार्ज सर्टेन ब्रोकरेज, ठीक है, कमीशन और एनी अदर एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको। तो जो भी आपको पे करना पड़ेगा at the time of raising of funds, that will form part of the flotation cost. और ये जो flotation cost होगा, ये since हम लोगों को पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग के लिए कैश आउटफ्लो है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर दे रहे हैं।
तो ये वाला पैसा आपको मिला, सपोज आप इशू एट पार कर रहे हो, तो फेस वैल्यू इज द अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग। सपोज 100 रुपीज आपको मिला, उसमें से सपोज 10 रुपया आपने ब्रोकरेज दे दिया, तो 90 रुपया ना आपके पास नेट बचा। तो वन इज अ कैश इनफ्लो, फेस वैल्यू इज द कैश इनफ्लो, और फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे कैश आउटफ्लो का कम कर रहा है, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट कैश इनफ्लो पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, सपोज करिए कि नेट प्रोसीड्स आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें नहीं दिया हुआ है, देन व्हाट विल यू डू? इग्नोर द नेट प्रोसीड्स एंड इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट प्रोसीड्स यू कैन यूज मार्केट प्राइस। ठीक है, आप मार्केट प्राइस को भी यूज कर सकते हो इफ नेट प्रोसीड्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आई थिंक आई हैव मेड दिस थिंग क्लियर नाउ। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू इस चीज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं। हेलो, तो कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, हम लोग मैं आज अभी एक क्वेश्चन मैं रीड करके सुनाने जा रहा हूँ। ये एक्चुअली में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 118 में है, बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक है, राजीव बंसल एसबीपीटी पब्लिकेशन का बुक है ये। ठीक है, ये जो बुक है ये आपको बीकॉम लेवल पे भी और मास्टर्स लेवल पे भी आपको ये सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें ये वाइडली यूज्ड होता है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैं एक क्वेश्चन को रीड करके सुनाने जा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर रहा है, ABC लिमिटेड इशूज रुपीज 10 lakhs 8% डिबेंचर्स, फर्स्ट केस एट पार, सेकंड केस एट अ डिस्काउंट ऑफ 7% एंड थर्ड केस एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये इररिडीमेबल डेट के ऊपर बेस्ड है। नाउ व्हाट इज दिस इररिडीमेबल डेट? दैट डेट विच यू आर नेवर रिक्वायर्ड टू रिपे, जिसको आपको कभी रीपे करने का जरूरत नहीं है, चुकाने का जरूरत नहीं है, वो डेट को हम लोग बोलेंगे इररिडीमेबल डेट। अनदर वर्ड फॉर इररिडीमेबल डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपीचुअल डेट। तो हम लोग जो फॉर्मूलाज इसके पहले सीखे थे वो इररिडीमेबल डेट का फॉर्मूला था। ठीक है, रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला कुछ और होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल आप एक मेरे से फिर पूछिएगा कि सर इरिडीमेबल डेट तो सर कभी होता ही नहीं है, हम लोग जब भी लोन लेंगे हम लोगों को तो उसको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो इरिडीमेबल डेट का कंसेप्ट दोस्तों हमारे देश में नहीं है, लेकिन दुनिया में बाकी बहुत सारे देश हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इरिडीमेबल डेट का कंसेप्ट लेकिन है। तो हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो पूरा का पूरा एंटायर दुनिया में जहाँ पे भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट और परपेचुअल डेट का कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले केस वन आप लोगों को याद होगा कि कंपनी ने 10 लाख रुपया का डिवेंचर्स इशू कर चुका है। ये 10 लाख रुपया का जो अमाउंट है इट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। ठीक है, और 3 अलग अलग केसेस के में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। इंटरेस्ट का रेट है 8% और फर्स्ट केस है डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, सेकंड केस है डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 7% ओवर द फेस वैल्यू एंड द थर्ड केस इज डिवेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले केस में इशू इज एट पार, तो मैंने बोला था कि पार के केस में नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू minus flotation cost. Since there is no information regarding the flotation cost given in the question, so we have completely ignored the aspect of flotation cost. हम लोग छोड़ दिए हैं, हम लोग directly concentrate किए हैं on the face value. तो net proceeds is equal to face value of the debentures. Question में already mentioned है कि the face value of the debentures is rupees 10 lakhs. ठीक है, 10 लाख रुपया का face value है। अब इंटरेस्ट निकालना जरूरी है, ये आपका एनपी निकल गया 10 लाख। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो फेस वैल्यू इज 10 lakhs as you can see, multiplied by 8 divided by 100, that is equal to 80,000 rupees interest. ये जो इंटरेस्ट है इट विल रिमेन कांस्टेंट इन ऑल द केसेस वेदर द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट विल नेवर चेंज, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेस्ड अपॉन द फेस वैल्यू। अब केडी का फॉर्मूला में आते हैं, तो केडी का फॉर्मूला होता है आई डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आई का वैल्यू आपका 80,000 आया, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स आपका 10 लाख था फर्स्ट केस में। 80,000 को मैंने 10 लाख से डिवाइड किया और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो इसका इंटरेस्ट का रेट आ रहा है, मतलब केडी का परसेंटेज आ रहा है 8%। आप लोग देखिए केडी ऑलवेज परसेंटेज टर्म्स में है। What does this symbolize? What does this signify? It signifies that if you are raising 100 rupees of fund, 100 rupees fund in the form of debt from the market, you are required to pay 8 rupees as interest cost, ठीक है, आपको उसका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बियर करना होगा? 8 रुपए। अब सेकंड केस में हम लोग आते हैं। सेकंड केस में हम लोगों ने डिबेंचर्स को इशू किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%, तो दैट इज वाई मेरा फॉर्मूला हो जा रहा है एनपी इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू 10 लाख था, ये आप देख चुके हो, माइनस 7% ऑफ 10 लाख मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो सारे चीजें और सारे परसेंटेजेस फेस वैल्यू के ऊपर बेस्ड होता है। तो 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 लाख, ये 70,000 आ रहा है। 70,000 को हम लोग 10 लाख का फेस वैल्यू से माइनस करेंगे, तो 9,30,000 रुपीज विल बी द नेट प्रोसीड्स। अब 9,30,000 रुपीज जब नेट प्रोसीड्स आ जाएगा, केडी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। केडी इज आई डिवाइडेड बाई एनपी, एनपी मल्टीप्लाइड बाई 100। आई का वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम रहेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट 80,000, उसको लिख दीजिए यहाँ पे आई के बगल में 80,000, नेट प्रोसीड्स के बगल में लिख दीजिए 9,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 8.6%। तो आप चेक करके देखो 8.6% का इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बियर करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट आपको बियर करना पड़ रहा है जब आप डिबेंचर्स को एट अ डिस्काउंट इशू कर रहे हो। और इसको कंपेयर करो आप किसके साथ? फेस वैल्यू इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार के साथ। फर्स्ट केस में आपका केडी का वैल्यू आ रहा था 8% और सेकंड केस में जब आपने डिबेंचर्स को एट अ डिस्काउंट इशू किया तो वो 8.6% हो गया। तो कौन सा ज्यादा है दोस्तों? 8.6% ज्यादा है, ठीक है, ओवर एंड अबव 8%, 8% से 8.6% ज्यादा होता है। इट इंडिकेट्स दैट, क्या ये इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जब जब आप डिबेंचर्स को एट अ डिस्काउंट इशू करोगे तो आपका जो केडी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, वो बढ़ेगा, इट विल राइज, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको नेट प्रोसीड्स कम मिल रहे हैं। तो दैट इज व्हाई your cost of debt will rise from in comparison to the previous case। तो पार के मुकाबले में डिस्काउंट के केस में हम लोग को केडी ज्यादा बियर करना पड़ता है। अच्छा, थर्ड केस हम लोग एनालाइज करते हैं। तो थर्ड केस में प्रीमियम था, तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये आप देख सकते हो, फेस वैल्यू 10 लाख था, प्रीमियम का परसेंटेज 10% था, सारे परसेंटेजेस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख फेस वैल्यू। तो 10 लाख इंटू 10% 1 लाख होता है प्रीमियम। 10 लाख के साथ मैं उसको प्लस कर दूंगा तो मेरा नेट प्रोसीड्स आ जाएगा 11 लाख। तो यानी कि डिबेंचर्स को प्रीमियम में जब हम लोग इशू करेंगे तो हम लोग को नेट प्रोसीड्स ज्यादा मिलेंगे। अब हम लोग केडी का फॉर्मूला में डालेंगे, तो केडी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एनपी इनटू 100। आई विल रिमेन सेम, इट विल बी 80,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख इनटू 100। अब देखिए आपका जो केडी का परसेंटेज आ रहा है वो 7.27% आ रहा है। तो 7.27% इज द लोएस्ट अमंग द थ्री, यानी कि डिबेंचर्स जब पार पे इशू हुआ तब 8% आया, डिस्काउंट पे जब इशू हुआ तो 8.6% आया, जब प्रीमियम पे इशू हुआ तो 7.27% आया। तो अगर आप डिबेंचर्स का जो केडी है उसको लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे रखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करने में भलाई है। प्रीमियम पे जितना ज्यादा आप प्रीमियम पे इशू करोगे, आपका जो केडी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, वो उतना लोअर डाउन होगा, उतना कम होगा। आई थिंक द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है मेरे से, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।